मेरे भाई आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो मेरे भाई पवन के बारे में जानेंगे हम। विंड, वायु, ठीक है, वायु के बारे में हम जानने वाले हैं। दोपहर के 1 बज गए, मेरे ख्याल से 1:30 बजे से मैच है क्या भाई साहब? 2:30 बजे से हो तो बढ़िया से पढ़ाएंगे इत्मीनान से। हाँ, 2:30 बजे से मैच है, भारत बनाम बांग्लादेश। चलिए, तो विंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में वहीं पे हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन छूटा हुआ था। तो जब हम विंड की बातें करते हैं, तो हमें हवा की बात करनी होती है। और हवा की बात यानी एयर, ये सारी चीज़ें, एटमॉस्फेयर वगैरह, ये सारी जो पहले की जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बाकी 4-5 लेक्चर में हमने एयर के बारे में देखा है। मेरे भाई यही जब हवा, मेरे भाई ये जो हवा जो है, जब इसको प्रेशर में डिफरेंस दिखता है, जब इस हवा को प्रेशर डिफरेंस मिलता है, जब इस हवा को प्रेशर डिफरेंस मिलता है, इसी प्रेशर डिफरेंस को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि डिफरेंस तो हर बच्चा याद रख लेगा, हाँ या ना। तो जब इस हवा को प्रेशर ग्रेडियंट मिलता है, जैसे कि अगर मैं पानी को एक फ्लैट सरफेस पे रख दूं और कहूं कि पानी उधर जाओ ना, ये कहेगा कि नहीं जाऊंगी, हाँ या ना। लेकिन मैं कहूं कि अब जाओ ना, तो ये जल्दी से चली जाएगी। मेरे भाई अगर डिफरेंस होगा, हाइट में डिफरेंस हो गया तो पानी चला गया। उसी प्रकार से अगर प्रेशर में डिफरेंस हो जाएगा, अगर एक जगह हाई प्रेशर हो गया और एक जगह लो प्रेशर हो गया, तब ये जो हवा है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। ये इसकी फितरत है भाई, फितरत आप किसी इंसान की कभी बदल ही नहीं सकते, कभी नहीं बदल सकते। आप दूसरा मौका दे के देखो मेरे भाई, कभी नहीं बदलेगी। यानी ये विंड, ये हवा की फितरत है कि जैसे ही इसको प्रेशर ग्रेडियंट मिल जाए है, ये बह जाता है, यानी ये हवा विंड बन जाता है। क्यों सर? क्योंकि हवा अगर मूव करने लग गया, द मूवमेंट ऑफ एयर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मेरे भाई हवा तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी उड़ सकता है ना, हवा तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी उड़ सकता है। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो हमने कन्वेक्शनल रेनफॉल पढ़ा था, और कन्वेक्शनल रेनफॉल में हमने देखा था कि भाई साहब कन्वेक्शन मतलब इतना ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है कि सरफेस पे इधर उधर हवा नहीं बहता, हॉरिजॉन्टल हवा नहीं बहता। मेरे भाई टेम्परेचर इतना गर्म हो जाता है कि हवा नीचे से ऊपर वर्टिकली राइज अप करने लगता है, तो उसे हम विंड नहीं बोलते भाई। विंड इज नॉट दैट। विंड तभी कहेंगे जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो एयर का ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, यानी डिफरेंस इन प्रेशर। क्या ये बात आपको समझ में आई? यानी मेरे भाई अगर मैं ये बात करूं कि सर ये लैंड है, और मैं बात करूं कि ये सी है, समुद्र है, मेरे भाई आप जब भी दिन में दोपहर में जाओगे, आप यहाँ पर आराम से बैठे रहोगे, ठीक है, अपनी चारपाई लगा के, फिर ओ भाई साहब यहाँ पे छाता लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आप बैठे हुए हो, ठीक है, आपने अपना हाथ रखा हुआ है अपने सर पे, फिर आपने चश्मा लगा रखा है, आराम से बैठे हुए ना। हाँ भाई साहब, यहाँ पर एक कुर्सी लगा दो ऐसे, ठीक है, आपने लोशन लगा रखा है, ठीक है, चश्मा लगा रखा है, गोगल्स पहन रखे हैं, और मस्त हवा यहाँ पे चलता है, मस्त एकदम आराम से, धूप पूरा निकला पड़ा है, ठीक है। तो ये हर समय आपको हवा मिलेगा यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि लैंड जो है, जब धूप की बात कर रहे होते हैं तो लैंड जो है वो पानी से ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, तो गर्म होने के चलते जो हवा है वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है, हवा की डेंसिटी कम हो जाती है तो हवा ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रेशर में कमी आती है क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं होता। और मेरे भाई यहाँ का जो हवा है वो कहते हैं कि अरे भाई साहब यहाँ पर प्रेशर में कमी, यहाँ पर हवा की कमी, जल्दी चलो, जल्दी बढ़ो, हाँ या ना। ये आगे ठेला घसीटिया करके यहाँ पर हवा भर देते हैं, और कंटिन्यूअसली इसी को हम लैंड ब्रीज, सी ब्रीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड विंड। विंड का बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गया सर कि विंड क्या है? मैंने बोला जी सर। आगे बढ़ते हैं ना मेरे भाई। अभी जो विंड के ऊपर डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कशन कुछ ऐसा होने वाला है कि सर विंड को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, विंड के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा फैक्टर है वो वही है जो अभी हमने देखा, प्रेशर ग्रेडियंट। क्या है सर? प्रेशर ग्रेडियंट। मेरे भाई जितना ज्यादा प्रेशर में डिफरेंस होगा, उतनी ज्यादा विंड की इंटेंसिटी होगी, मेरे को समझाने दीजिए इसे। अब समझना, प्रेशर में जितना ज्यादा डिफरेंस हुआ, जितना ज्यादा, जैसे कि अगर मैं
बात करूं कि सर ये सी है और ये लैंड है, तो यहां पर जितना ज्यादा डिफरेंस हो गया प्रेशर का, यानी जितना कम यहां पे हवा, जितना ज्यादा यहां पर हवा, समझ रहे हो, हाई प्रेशर लो प्रेशर, जितना ज्यादा डिफरेंस हो, यानी जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट हो, उतना ज्यादा मेरे भाई इंटेंसिटी विंड की ज्यादा होती है, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती है। सर इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? सर इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी का मतलब कई लोग समझते हैं कि सर स्पीड, कि सर उतनी तेज हवा बहेगी, उतनी तेजी से भाई साहब मारेगी। मेरे भाई इंटेंसिटी मतलब स्पीड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी वॉल्यूम भी है, कहीं ना कहीं उसकी वॉल्यूम भी, उसकी क्वांटिटी भी है, समझ रहे हो, उतना ज्यादा और हवा आएगा उसके साथ, समझ रहे हो। अगर हल्का सा हवा बह जाए, बहुत तेजी में बह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारा अगर एयर मास आए, उतने ही स्पीड से आए, तब तो कहते हैं कि भाई साहब इंटेंसिटी उसके अंदर, तब तो बोलते हैं हाँ या ना। तो ये हुआ प्रेशर ग्रेडियंट, पहला हमारा फैक्टर जो हमने पहले ही देख लिया था। दूसरा जो हमारा फैक्टर है, आप सोचो ना, आप खुद सोचो, दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो आप ये बोल सकते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स, वो आप ये बोल सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स। मेरे भाई ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? मेरे भाई अगर आप याद करोगे तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था एक जेट स्ट्रीम करके, कि सर 10 किलोमीटर अगर हम ऊपर की बात करें तो वहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, वहां पर कोई भी आपको 10 किलोमीटर लंबी आपको कोई बिल्डिंग नहीं दिखेगी, 10 किलोमीटर लंबा आपको पहाड़ भी नहीं दिखता, मैक्सिमम पहाड़ 8-9 किलोमीटर लंबे हो रहे, समझ रहे। तो 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर पे आपको ऐसे कोई बहुत बड़े पहाड़ नहीं दिख रहे, यानी देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो विंड फ्लो करेगी उसको कभी भी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, उसको कोई भी फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, तो वो उतने ही स्पीड में बहेगी। एंड दैट इज द रीजन जेट स्ट्रीम इतनी तेजी से होती है, क्योंकि वहां पर उसको सबसे ज्यादा प्रेशर डिफरेंस भी मिल जाता है, जिसके चलते उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है और उसको फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं मिलता, यानी कोई भी जब वो बहेगा तो कोई भी रुकाव नहीं होगी। मेरे भाई जो बुलेट ट्रेन्स होती हैं, या फिर आप बुलेट ट्रेन हटा दो, जो हम एक्सप्रेस ट्रेन देखते हैं ना कि भाई साहब राजधानी है, ये फलाना ढिंकाना, वो क्यों इतनी जल्दी पहुंच जाती है, क्यों उनकी स्पीड होती है? क्योंकि वो रुक नहीं रही होती, उनको कोई हिंड्रेंस नहीं है। वही बात होती है फ्रिक्शनल फोर्स की। अगर विंड बहे और अगर उसको वेजिटेशन मिल जाए, भाई साहब वेजिटेशन मतलब पता चले पेड़ आ गया, ठीक है, बिल्डिंग्स मिल जाए, ठीक है, माउंटेन्स मिल जाए, प्लेट्यूज मिल जाए, ये सारी ऑब्स्ट्रक्शन अगर मिलती रही तो ऑब्वियस सी बात है सर स्पीड गिरेगा, विंड टकराएगा, उसका स्पीड ऑब्स्ट्रक्ट होगा। तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स विंड, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये जो है भाई साहब इस पे तो गजब बवाल कर रखा है लोगों ने, क्या बोलते हैं इसे? कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस इफेक्ट या फिर फोर्स, जो भी बोल लो, कोरियोलिस। स्पेलिंग सही है ना भाई? हाँ, कोरियोलिस। मेरे भाई इसका तो गजब बवाल काटा हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैंने इसे पढ़ा था ना, मुझे खुद समझ नहीं आया था भाई, और मैं पागल हो गया था कि भाई साहब मैं समझाऊं कैसे, मुझे समझने में इतनी समस्या है। लेकिन उसके बारे में खुरेदते मैंने एकदम आसान सा एक तरीका निकाला है। लोग अलग फलाना ढिंकाना, कोई फिजिक्स पढ़ाएगा आपको, कोई वहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एग्जांपल लेने लगेगा कि चार्ज को आप फेंक दो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो चार्ज पे फोर्स लगेगी, चार्ज की वेलोसिटी इधर होगी, फोर्स इधर लगेगा तो चार्ज इधर घूम जाएगा, फलाना ढिंकाना। लाखों तरीके से भाई साहब आप एक्सपेरिमेंट करो, मैरी गो राउंड में बैठ जाओ, घूमो, बॉल फेंको, इधर घूम जाएगी। लाखों तरीके से लोग आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ, कोरियोलिस फोर्स को। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि यहीं से सब कुछ क्लियर होने वाला है भाई साहब, सब कुछ, ठीक है। विंड इधर बह रहा है, उधर बह रहा है, क्यों बह रहा है, इसका नाम क्या है, वो क्या है, सब कुछ ध्यान से देखना भाई। मेरे भाई मैं ये कहता हूं कि आप बस एक बात बताओ कि क्या मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये इक्वेटर है? मैंने बोला एकदम बताया हुआ है। और क्या मैंने बताया हुआ है कि ये पोल्स है? मैंने बोला हाँ। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे भाई क्या मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई? मैंने बोला हाँ। मेरे भाई क्या मैंने आपको बताया हुआ है कि इक्वेटर पर धरती सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे वेलोसिटी हो रही होती? क्या मैंने आपको बताया हुआ पिछले लेक्चर में? जी मुझे याद है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा इसका रीज़न क्या है कि इक्वेटर पर धरती की स्पीड ज़्यादा होती है और पोल्स पे कम होती है। क्योंकि आप खुद समझो कि इक्वेटर पे इतना सारा डिस्टेंस तय करना है और पोल पे केवल इतना ही डिस्टेंस तय करना है।
और टाइम दोनों का सेम है 24 घंटे। मतलब ये नहीं हो सकता कि ये पहले पहुंच जाए और ये लेट से पहुंचे, ऐसा नहीं। तो यहां से अगर यहां पे पूरा गोल घूमकर इसको 24 घंटे में आना और इसको यहां से यहां पे गोल घूम के 24 घंटे में आना है, तो दूरी इसकी ज़्यादा है, दूरी इसको ज़्यादा तय करनी है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, वेलोसिटी इसी की ज़्यादा होगी ना मेरे भाई। इतना समझ में आता है आपको? मैंने बोला हाँ। बाकी अब मैं फिजिक्स में आपको ले जाऊँ कि सर ओमेगा आर फलाना, उस पर नहीं जाएंगे हम, सिंपल सा जाएंगे। नहीं समझ में आया, सबसे आसान समझो, दो ट्रेनें हैं, ट्रेन 1 और ट्रेन 2। मेरे भाई इसको पूरा एक चक्कर लगा के यहाँ पर वापस आना है, इसको यहाँ का चक्कर लगा के वापस आना है। टाइम दोनों का मैं कह दूँ कि भाई साहब सेम समय पे आ जाना, तो ऑब्वियस सी बात है ये आराम आराम से जाएगा और ये एकदम स्पीड में जाएगा यहीं पे आने की, क्योंकि इसको ज़्यादा डिस्टेंस तय करना है। सेम वही बात हो गई ना। तो मोटा मोटी ये हमें समझ में आ गया कि सर इक्वेटर पर हमारी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा रहती। मेरे भाई थोड़ा सा आवाज़ आपको गलत लग रहा होगा आज, क्योंकि ख़राब है गला, ठीक है, सर्दी पता नहीं क्यों पूरे ठंड में निकल गया, लेकिन लास्ट में दिक्कत होगी। ठीक है, आप इतना समझ में आ रहा है सर। लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूँ कोरियोलिस फोर्स। पहले आप समझो कोरियोलिस फोर्स क्या है। कोरियोलिस फोर्स एक सूडो फोर्स। अब रही बात कि सर एक कोरियोलिस फोर्स समझ नहीं आ रहा था, आपने सूडो फोर्स घुसा दिया। मेरे भाई सूडो फोर्स मतलब वो फोर्स जो कि दिखता नहीं है, फोर्स दिखता नहीं है वो। जैसे इस पे मैंने हाथ से फोर्स लगाया, ये मूव कर गया, यानी दिस इज नॉट अ सूडो फोर्स, ये दिख रहा है। बट अगर ये बिना फोर्स लगाए अपने आप उधर मूव कर जाए, दैट इज अ सूडो फोर्स। ठीक है, ये भूत आ गया अलग से, एक तरीके से मान सकते हो। और सूडो फोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, तो ये हमने, अब मैं कहाँ आपको फिजिक्स में ले जाऊँ, लेकिन फिर भी ठीक है, कई बार ज्ञान आपको छिड़कना होता है, ठीक है, मजा आता है भाई साहब। अगर कोई पूछ दे कि सूडो फोर्स की क्या जरूरत पड़ती है, तो एक वर्ड में आपको बताना है, क्योंकि भाई अगर न्यूटन लॉज को मान्य करना है हमें, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है अगर उनको मान्य करना, मान्यता देनी है, तो हमें सूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ले जाऊँ आपको इसके अंदर, थोड़ा सा प्लीज़। ठीक है, मान लीजिए मैं ये धरती की मैं बात करता हूँ और ये सन है। ठीक है, ये धरती की बात कर रहा होता हूँ और ये सन है मेरे भाई। अब लेकिन बहुत डिटेल में हो जाएगा, जैसे कि एक ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, तो इसको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है कि ये गोल घूम पा रहा है, ये गोल घूम पा रहा है इसी सेंटर फोर्स के चलते, जिसको हम सेंट्रीपिटल बोल रहे हैं। अब इसको सेंट्रीपिटल बोल दो या फिर ग्रेविटेशनल बोल दो, ये जो सन है ये धरती को अट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो ये गोल घूम पा रहा है। मैंने बोला हाँ सर। लेकिन मेरे भाई क्या मैंने आपको बताया कि हर एक, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर इसको बीच में खींच रहा है तो ये अंदर चला जा रहा है, उसके लड़ जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक और फोर्स लग रहा है कहीं ना कहीं इधर, जो कि दिखता नहीं है, एंड दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एक सूडो फोर्स होता है, जो कि हमने बनाया हुआ है। क्योंकि अगर एक इमेजिनरी फोर्स हम नहीं बनाएंगे कि सर एक बाहर में भी एक फोर्स लग रहा होगा, नहीं बनाएंगे, तो भाई साहब समस्या पैदा हो जाएगी भाई साहब। फिर ये आप ये डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कि भाई साहब ये एक ही रेडियस पर क्यों है, ये अंदर क्यों नहीं घुस जा रहा, क्योंकि एक फोर्स है बाहर में, सूडो फोर्स है, हमने खुद से बना लिया, जो कि इन दोनों को बैलेंस आउट कर रहा है, जिसके चलते ये अपने ही जगह पर है। ठीक है, तो ये बस यूं ये था कि हमको सूडो फोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये जो कोरियोलिस फोर्स है दैट इज अ सूडो फोर्स, यानी सर ये फोर्स हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट दिखता है, अब मैं आपको लाता हूं कि सर ये क्या इफेक्ट दिखाता है। मेरे भाई जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारी विंड की स्पीड बदल रहे होते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट के चलते विंड की स्पीड बदलती है, इंटेंसिटी बदलती है। फ्रिक्शनल फोर्स के चलते भी विंड की स्पीड बदलती है। लेकिन मेरे भाई ये जो कोरियोलिस फोर्स है, इसके चलते विंड की डायरेक्शन बदलती है। विंड सीधा जाता है, लेकिन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट कर जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है, अपने डायरेक्शन से। अब इसको समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारे ठीक है कारण है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं सबसे आसान तरीके से आपको समझाना चाहूँगा। मेरे भाई अगर आप ट्रेन से कभी उतरे होगे, ठीक है, अगर आप ट्रेन से कभी उतरे होगे, ठीक है, बस, ट्रेन, गाड़ी जो भी हो, तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि ट्रेन इधर जा रही है और आप कूदते हो, ट्रेन से कूदते हो, और मेरे भाई आप नीचे गिर जाते हो। हाँ, या ना, कहते हैं ना चलती गाड़ी से मत कूद मेरे भाई। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब मैं यार बड़ा कष्ट होता है इसको समझाने में, सही बताऊं तो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको और सा,
बड़ा आसानी से क्लियर होगा। कोरियोलिस फोर्स में मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे भाई, अगर ये ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन चल रहा है और आपको ट्रेन रुक नहीं रहा, आप यहीं से कूद जाते हो पहले ट्रेन के चलते चलते, तो ये कहा जाता है ना कि भाई अगर ट्रेन से आप कूदो और ट्रेन की वेलोसिटी इधर हो तो आप कूदते रुको मत, आप उसी डायरेक्शन में दौड़ते रहो। क्या आपने कभी सुना है ये? और सुना नहीं होगा तो कम से कम खुद क्या होगा ना कि भाई अगर आप बस से कूद रहे हो तो अगर आप बस से उल्टा ऐसे, मतलब बस इधर जा रही है और आप कूद के ऐसे हो गए, बड़ाम से गिरोगे, हड्डी टूट जाएगी सारी। लेकिन अगर आप उसी डायरेक्शन में दौड़ते रह गए जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है तो गिरने के चांस कम होते हैं, आप नहीं गिरते हो। अब यहीं से कोरियोलिस फोर्स आपको समझ में आने वाला है। सर कैसे? मेरे भाई मैंने क्या आपको बताया कि इक्वेटर पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। मैंने बोला हाँ सर, इक्वेटर पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। और मैंने क्या आपको बताया कि पोल्स पर वेलोसिटी कम है। मैंने बोला हाँ। मेरे भाई अगर यहां से यहां पर कोई चीज़ आप फेंकोगे, यहां से यहां पर कोई चीज़ आप फेंकना चाहोगे सीधी, तो क्या ये सीधी जाएगी? मैंने बोला हाँ सर जानी चाहिए। नहीं जाएगी भाई, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो अगर आप इस चीज़ को फेंकोगे तो यहां से कोई चीज़ आएगी तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, इसकी कम है, तो ये चीज़ जो है वो आगे जाकर गिरेगी मेरे भाई। यही है कोरियोलिस फोर्स। समझ में आया? ये इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ट्रेन की वेलोसिटी ज़्यादा है, और यहां से आप ट्रेन से डायरेक्टली कूद जाते हो तो आप कहीं ना कहीं आगे जाकर गिरते हो, कहीं ना कहीं आगे जाकर गिरते हो, क्योंकि वेलोसिटी ट्रेन की ज़्यादा है। फिर से समझाने का प्रयास करता हूं मेरे भाई, अगर इक्वेटर है और इक्वेटर पे वेलोसिटी ज़्यादा है, अब मैं ये जो चीज़ जो फेंक रहे हैं ना, ये हवा होती है, ये जो चीज़ है वो हवा होती है। होता क्या है कि जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सिंस यहां पर वेलोसिटी ज़्यादा है इक्वेटर पे और यहां पर वेलोसिटी कम है, तो जो चीज़ हम फेंकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं और ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और मेरे हाथ में एक सामान है, तो ये सामान भी मेरे ही साथ चल रहा है, ट्रेन ही के साथ चल रहा है। यानी बाहर का इंसान अगर कोई देखे तो वो भी बोलेगा कि सर हाँ, ये भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और अगर मैंने इसको फेंक दिया, अगर मैंने इसको फेंक दिया तो कहीं ना कहीं अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और मैंने इसको बाहर फेंका तो कहीं ना कहीं ये सीधे जाकर नहीं गिरेगा, ये थोड़ा सा इसी डायरेक्शन में जाके गिरेगा, क्योंकि इसके पास स्पीड इसी डायरेक्शन में होगी ना, ट्रेन के साथ ही तो ये भी चल रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में ट्रेन के साथ चल रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो अगर मैं इसको फेंक दूं डायरेक्ट ट्रेन से बाहर तो इसकी इनर्शिया इसको इधर की तरफ ही लेके जाएगी, तो थोड़ा सा ये इस डायरेक्शन में आगे ही जाकर गिरेगा जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। बस अगर आपने इसको पकड़ लिया तो ये समझ जाओगे मेरे भाई इस डायरेक्शन में अगर धरती घूमता है, वेस्ट से ईस्ट अगर धरती घूमता है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट ही तो घूमता है मेरे भाई, समझ रहे हो? तो यहां से अगर कोई चीज मैं यहां पर फेंकना चाहूं तो ये सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो इस पार्टिकल के पास इस डायरेक्शन में ज्यादा वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में ज्यादा इनर्शिया इसके पास, तो आप फेंकोगे तो सिंस ये ज्यादा स्पीड के साथ है तो ये आगे जाकर गिरता है, ये आगे जाकर गिरता है। अच्छा ठीक है। और वहीं अगर मैं यहां से कोई चीज यहां पर फेंकना चाहूं, यहां से कोई चीज मैं यहां पर फेंकना चाहूं, तो मेरे भाई इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है। तो ऑब्वियस ही बात है अगर मैं इसको यहां पर फेंकना चाहूंगा तो ये तो ऑब्वियसली आगे बढ़ चुका होगा ना, और इसकी स्पीड कम होगी, तो ये स्पीड कम होने के चलते ये इसके पीछे रह जाएगा, ये इसके पीछे रह जाएगा, ये आगे तो नहीं आएगा। फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं कि मेरे भाई इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और यहां से अगर मैं कोई चीज यहां पर फेंकना चाहता हूं तो सिंस वेलोसिटी ज्यादा है तो इसकी ज्यादा, ये वेलोसिटी इसकी ज्यादा है, तभी इसकी भी वेलोसिटी ज्यादा है, इस पार्टिकल की भी वेलोसिटी ज्यादा है इसी डायरेक्शन में, तो ये फॉरवर्ड गिरेगा। लेकिन अगर यहां से यहां पर अगर मैं पोल्स से इक्वेटर पे फेंकना चाहूं तो पोल्स पे वेलोसिटी कम है, और पोल्स पे वेलोसिटी कम होने का मतलब है कि अब आगे कोई चीज नहीं रह सकती, वो चीज पीछे ही रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी पोल्स पे कम है। तो पोल्स पे कम है और यहां पर ज्यादा है तो ये चीज ज्यादा आगे बढ़ जाएगी और ये धीरे रह जाएगी, तो ये पीछे गिरेगा और ये आगे गिरेगा। ये बस आपको समझाने का मतलब था, ठीक है, ये बस आपको समझाने का मतलब था। बड़ा कष्ट लगता है समझाने में, बता रहा हूं, लेकिन मेरे भाई आप 100 जगह यूट्यूब पे देख लो,
100 जगह देख लो, मैं खुद बता रहा हूं, इससे सिंपलर तरीका नहीं है इसको समझने का। थोड़ा कष्ट होगा लेकिन आपको बचाना होगा, ठीक है। एक बार फिर से बैक करके देखना और सही में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन जिसको सही में समझ नहीं आया मेरे भाई, वैसे तो ये यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो रटने वाली चीज़ यहाँ पर नहीं चलती, ठीक है। रटने वाली चीज़ नहीं चलती कि आप स्टेट पीसीएस की तरह ठीक है याद कर ली, ठीक है, आप समझना ही होगा। लेकिन स्टिल एक आसान सा तरीका होता है याद करने के लिए कि विंड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। आप सिंपली एक एस बना देते हो, आप सिंपली एक एस बना देते हो मेरे भाई। क्या मतलब मेरे भाई, ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। और बस यही समझना होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो भी विंड है वो हरदम राइट डायरेक्शन में बेंड करती। एक सेकंड मेरे भाई, 1:30 बज चुके हैं। अच्छा भाई 1:30 ही बजे तो मैच है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, टॉस कौन जीता? इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, टॉस। एक जगह 2:30 बजे दिखा रहा है, छोड़ो। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि मेरे भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड होता है वो अपने राइट में मुड़ता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड होता है वो अपने लेफ्ट में मुड़ता है। अच्छा मैंने साउदर्न हेमिस्फीयर आपको नहीं समझाया ना, आ जाओ साउदर्न हेमिस्फीयर समझ लो। ऊपर में क्लियर हो गया, नीचे में भी वही है कि क्या ये सर इक्वेटर है यानी 0 डिग्री और क्या ये पोल है यानी 90 डिग्री। यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। अगर यहाँ से यहाँ पर कोई चीज़ मैं अगर सीधा फेंकना चाहूँ, जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन होगा क्या कि मेरे भाई इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ये आगे गिरेगा। यहाँ से जो चीज़ फेंकूंगा वो आगे जाकर गिरेगा। क्या ये समझ में आ रही है? और यहाँ से यहाँ अगर मैं पोल से इक्वेटर पे कोई चीज़ फेंकना चाहूँ तो सिंस इसकी वेलोसिटी कम है तो चीज़ पीछे जाकर गिरेगी, ठीक है, चीज पीछे जाकर गिरेगी। इसकी वेलोसिटी कम है तो ये आगे बढ़ जाएगा और इसको गिरना चाहिए था यहां पर, लेकिन सिंस इसकी वेलोसिटी कम है तो उतने स्पीड से नहीं गिर पाएगा, ये पीछे जाकर गिरेगा। और सिंस इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये आगे आकर गिरेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आप अगर एक कॉमन चीज यहां पर नोटिस करोगे तो आप ये देखोगे कि अगर मैं पार्टिकल की बात करूं, मैं खुद इसके पर्सपेक्टिव में नहीं, मैं पार्टिकल के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो ये आदमी को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये आदमी अपने से लेफ्ट मुड़ा है, लेफ्ट मुड़ा है। ये साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं मेरे भाई। अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं, मैं खुद के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहा हूं, मैं इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, इस हवा के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं। इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये अपने रिस्पेक्ट में, आप देखो यहां से अगर मैं देखूं, ये अपने रिस्पेक्ट में लेफ्ट मुड़ा है। यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो खुद के रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में या आपके रिस्पेक्ट में नहीं, मैं अगर इस पार्टिकल की बात करूं तो वो खुद के रिस्पेक्ट में लेफ्ट मुड़ता है। और वो ऐसे से वही डिनोट करते हैं कि सर साउदर्न हेमिस्फीयर में चीजें लेफ्ट मुड़ती हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पार्टिकल्स होती हैं वो खुद के रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में या आपके रिस्पेक्ट में नहीं, खुद के रिस्पेक्ट में राइट मुड़ती हैं। एंड ये हम मानते हैं कि सर क्यों मुड़ रही है, एक फोर्स लगता होगा, कोरियोलिस फोर्स, जो कि दिखता नहीं है लेकिन इसके इफेक्ट है ये। तो कई लोग रटते हैं इसको, कई लोग रटते हैं कि सर साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट फलाना ढिंकाना। मेरे भाई मैं कहूंगा कि ये सब मत याद रख, मैं कहूंगा कि आपको एक तरीका याद रख लिया। क्या मैंने आपको ये बता दिया कि इक्वेटर पर स्पीड ज़्यादा है, पोल्स पे स्पीड कम है, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से पोल्स पे, इक्वेटर से पोल पे अगर मैं कोई चीज़ फेंकूंगा तो सिंस इक्वेटर पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो चीज़ आगे जाकर गिरेगी, और यहाँ से यहाँ पर कोई चीज़ फेंकूंगा तो चीज़ पीछे आके गिरेगी। ये चीज़ मैंने याद कर लिया, आगे आकर गिरेगी, पीछे जाकर फेंकेगी, ये चीज़ मैंने याद कर लिया। लेकिन इसको हरदम याद नहीं रखना। याद अगर मैं आपको क्वेश्चंस की बात करूँ, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि सर एक धरती होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, एस बना देंगे। सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो चीज़ें हैं वो अपने रिस्पेक्ट में राइट घूमेंगी और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो चीज़ें अपने रिस्पेक्ट में लेफ्ट घूमेंगी। फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से देख लो। हवा कुछ ऐसा ही बहता है। अगर मैं इक्वेटर से पोल्स की बात करूं तो अपने रेस्पेक्ट में ये राइट मुड़ा,
वहीं मैं पोल से इक्वेटर की बात करूं तो ये अपने रेस्पेक्ट में, मेरे भाई ये मेरे रेस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात करूं, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये अपने रेस्पेक्ट में ये राइट मुड़ा। वहीं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो चीजें हैं वो अपने रेस्पेक्ट में लेफ्ट मुड़ेंगी। कंफ्यूजन होता है यहां पर, बट ये सबसे मतलब बोलते हैं ना ट्रिक भी बोलते हैं कई लोग इसे, तो ठीक है, आपको वहीं से ही लगता तो आप ऐसे ही याद कर लो ट्रिक के नाम पे। ये आपको चीज़ याद रहनी चाहिए। ये समझाने के लिए सारा मैंने 5 बार आपको कम से कम रिपीट वही चीज़ किया है, 7 बार। आप फिर से एक बार देखो, क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भाई मैं सही बता रहा हूँ, इससे आसान तरीका नहीं है इसे समझने का, क्योंकि आप और जाओगे तो लोग और फिजिक्स के अंदर घुसाएंगे, डुबा के मारेंगे, ये सब कोई फालतू की चीज़ें। लेकिन अगर क्लियरली समझना है तो सबसे आसान यही है कि भाई साहब, आप ट्रेन अगर तेज़ी में चलती है और ट्रेन से आप कूदते हो, तो आप जब कूदते हो तो आप ना चाहते हुए भी आप ट्रेन के ही डायरेक्शन में दौड़ने लगते हो, क्योंकि आपकी वेलोसिटी ट्रेन के साथ जा रही होती है, यानी आप आगे बढ़ रहे होते हो, क्योंकि ट्रेन ज़्यादा तेज है। और वही मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा था, कोरियोलिस फोर्स इज डन। तो ये एक चीज़ थी जो कि विंड को अफेक्ट कर रही है, विंड के डायरेक्शन को अफेक्ट कर रही है। अच्छा ठीक है, अब ये जो चौथी चीज़ है मेरे भाई, अब मैं इस पर क्या ही बताऊं, मैं भाई इस पे क्या ही बताऊं, मतलब कुछ ना बताया जाता है ना छुपाया जाता है, गम ना बताया जाए ना छुपाया जाए, है ना, गम ना बताया जाए और ना छुपाया जाए। मतलब सर बोलना क्या चाहते हैं आप? मेरे भाई बोलना तो यही चाहता हूँ कि रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ और थोड़ी बोल रहा हूँ। मतलब आपका रिजल्ट ख़राब आ जाता है, पता चले प्रीलिम्स नहीं ना निकले, और आप बता रहे थे कि एक ही बार में मैं निकालूंगा सब कुछ, पता चले प्रीलिम्स ही नहीं निकला, तो भाई साहब वो गम है, ना बताया जाए ना छुपाया जाए। छुपा सकते नहीं क्योंकि लोग पूछेंगे, और बताएं क्या कि नहीं निकला। डेविएट ना हुई, आप कुछ और समझ रहे थे मेरे हिसाब से कि गम कुछ और है क्या, नहीं नहीं, रिजल्ट की गम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कुछ ऐसा ही मेरे भाई, न बताया ही जाए न छुपाया ही जाए, एक गम है ये मेरे भाई। कहें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही सब कुछ हो रहा है एक तरीके से मेरे भाई, हर चीज़। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक वीडियो है, थोड़ा सा ज़्यादा ब्रूटल हो जाता है वो, लेकिन हर चीज़ कहते हैं कि ग्रेविटी के चलते ही हो रही है मेरे भाई, बात भी सही है। ठीक है, तो ग्रेविटी तो है ही, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आता कि इसको लिखवाया कैसे जाए, समझ रहे हो, और मैं नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में एक बार अब किसी स्टेट पीसीएस में पूछा गया था मेरे भाई, ये अलग अलग ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन ग्रेविटी भी था कि विंड को ऐसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। लोगों ने इन तीनों को तो याद कर रखा था, क्योंकि हर जगह ये बताया जाता है, प्रेशर ग्रेडिएंट, फ्रिक्शनल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ये कहीं नहीं बताया जाता, और ये होता है, और यहीं पर लोगों की गलती हुई थी, और वहाँ से निकला था कि अरे भाई साहब ग्रेविटी भी। तो आप ऐसे समझो कि मेरे भाई एयर कॉलम मूव तो कर लेगा, लेकिन एयर कॉलम रहेगा किसके चलते? ग्रेविटी के चलते। ग्रेविटी ने ही तो सबको बांध रखा है, 400 किलोमीटर तक अपने ऊपर हवा दबा रखा है ड्यू टू ग्रेविटी मेरे भाई। एयर कॉलम है तभी तो विंड है, कुछ और है। लेकिन मैं इसमें कुछ लिखवा नहीं रहा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं लिखवाने लायक मेरे भाई। पता नहीं यार ये मैच कब से शुरू होगा, बारिश भी होने लगी क्या? छोड़ो, क्या ये बात समझ में आई आपको? प्रेशर ग्रेडिएंट, फ्रिक्शनल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अच्छा मेरे भाई ये तो क्लियर हो गया हमारा, और इसके बाद अब मेरे हिसाब से हम विंड के टाइप्स पे आने वाले हैं। मेरे को देख लेना दो मेरे भाई, 30 मिनट का तो लेक्चर हो चुका है, मेरे हिसाब से काफ़ी है क्या आज के लिए, क्या बोलते हो? थोड़ा सा बस नामकरण देख लेते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ विंड में, ठीक है, क्योंकि वैसे भी मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ और मुझे पता है कि अब अनलाइक आएगी मेरे वीडियो पे, ठीक है। थोड़ा सा क्रिकेट का मैच आता है, मैं बह जाता हूँ भावनाओं में। टाइप्स ऑफ विंड की मैं बात कर लेता हूँ हल्का सा, ठीक है। अब हल्का सा क्या, देख ही लिया जाए मेरे भाई। अलग अलग प्रकार के विंड होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के। एक होता है परमानेंट विंड, एक होता है सीजनल विंड, और मेरे भाई एक होता है लोकल विंड, हाँ या ना? परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड। मेरे भाई परमानेंट वाले को प्लानिटरी भी बोलते हैं मेरे भाई, परमानेंट वाले को प्लानिटरी विंड भी बोलते हैं। मैंने बोला अच्छा सर,
अच्छा, ये परमानेंट मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब थ्रू आउट द ईयर, सालों साल से ऐसा ही विंड का स्ट्रक्चर है, वो बदलता नहीं है। ऐसा नहीं गर्मी बदल गया वो बदल गया। और गर्मी की बात आती है यानी सीजन की बात मैंने कर ली, और सीजनल विंड का मतलब समझ में आ गया। हाँ सर, गर्मी में कुछ और प्रकार की विंड बहेगी और ठंडे में कुछ और प्रकार की विंड बहेगी। उसके बाद ये लोकल विंड्स पे भी आएंगे, बट पहले थोड़ा सा परमानेंट विंड को समझने का प्रयास किया जाए। मेरे भाई, परमानेंट विंड का मतलब तो समझ में आ गया कि सर थ्रू आउट द ईयर ये विंड चलती है। मेरे भाई, ये 3 प्रकार की होती हैं। जो पहला प्रकार है वो हमारा है ट्रेड विंड्स। पहला जो प्रकार है वो है हमारा ट्रेड विंड्स। समझते हैं इसे। मान लेते हैं ये धरती है और ये हमारे इक्वेटर है। मैंने बोला ठीक है। 0 डिग्री है क्या? मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला ठीक है सर, ट्रेड विंड्स है, 0 डिग्री है। क्या मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं इक्विनॉक्स की बात करूं, इक्विनॉक्स, तो सनरेज अगर इक्वेटर पे डायरेक्टली गिर रही है, ओवरहेड है, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होने वाला है, तो यहाँ का जो हवा है वो उठने वाला है। मैंने बोला हाँ सर। और मेरे भाई, यहाँ का हवा उठेगा तो ये पिछले लेक्चर की सारी बातें हैं, तो फिर यहाँ पे जाकर यहाँ पे गिर जाता है, पोल्स के प्रति जाते हैं, लेकिन फिर तब तक ठंडा हो जाता है। ये सारी पिछले लेक्चर की चीज़ें हैं, प्रेशर बेल्ट्स जिसे बोलते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका प्रेशर बेल्ट क्लियर नहीं है मेरे भाई, आप भूल जाओ ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। फिर भी मैं एक बार और बताता हूँ कि मेरे भाई, अगर ये इक्वेटर है तो इसकी टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगी तो एयर डेंसिटी उठेगी। लेकिन मेरे भाई, कब तक उठेगी? एक पॉइंट पे तो रुकेगी, और एक पॉइंट पे रुकते ही वो देखेगी कि सर पोल्स पे जो है लो प्रेशर है, तो वो पोल्स के प्रति जाने का प्रयास करेगी। लेकिन फिर जब वो पोल्स के प्रति आगे बढ़ेगी तब तक वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, फिर गिर जाएगा। मेरे भाई, ये जो है वो 30 डिग्री पे गिरता है। ये जो है वो 30 डिग्री पे गिरता है, ठीक है। ये जो है वो 30 डिग्री पे गिरता है, और इसी को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। यहां पर गिर के यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट कर देता है। मैंने बोला ठीक है सर, ये 30 डिग्री की बात होती है नॉर्थ, और ये 30 डिग्री की बात होती है साउथ। मेरे भाई, मैं आपको समझाना चाहता था कि ट्रेड विंड क्या है। क्या मैंने आपको बोला कि यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो चुका है? मैंने बोला हाँ सर। मेरे भाई, क्या आपको ये बात पता है कि अगर मैं इसकी बात करूं हाई प्रेशर, मैं इसकी बात करूं लो प्रेशर, तो हवा की फितरत है, जो कि इस लेक्चर के पहले ही स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है। तो क्या यहां पर फिर से वही चीज नहीं होगी, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आना चाहिए? मैंने बोला हाँ सर। मतलब विंड को कायदे से ऐसे आना चाहिए, हाँ या ना? ये भी तो वही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, तो विंड को कायदे से ऐसे जाना चाहिए। लेकिन क्या हमने अभी अभी कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ा? मैंने बोला हाँ सर, आपने अभी अभी कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ा है। और कोरियोलिस फोर्स में क्या बोला कि विंड कभी भी सीधे नहीं जा सकती, विंड डिफ्लेक्ट होती है। अब अगर आपने सही में कायदे से पढ़ा है तो आप वीडियो को रोको और आप बताओ कि ये 0 डिग्री है तो इससे ऊपर वाला तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होना चाहिए, तो ये विंड कैसे आएगी और ये विंड कैसे आएगी? वीडियो को स्टॉप करिए और खुद प्रयास करिए। डन है? अच्छा, अब समझते हैं मेरे भाई, क्या ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है? और क्या हमने देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स होती हैं वो अपने राइट में बेंड करती, मतलब मेरे भाई अपने अपने, मेरे नहीं, आपके नहीं, अपने खुद के पर्सपेक्टिव से। मेरे भाई, अगर विंड को सीधा आना था लेकिन कोरियोलिस फोर्स के चलते अपने राइट में मुड़ेंगी, तो इनका राइट क्या होगा? आप इनके पीओवी में जाकर देखोगे तो इनका जो भाई राइट ना, इनका राइट इधर होगा, हाँ या ना? इनका राइट इधर होगा इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? कुछ इस प्रकार से राइट में मुड़ेंगी, हाँ या ना भाई? बोल दो, अरे बोल दे मेरे भाई, राइट में। और अगर मैं साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं, साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट में मुड़ती हैं, अपने लेफ्ट में मुड़ती हैं, यानी कुछ इस प्रकार से। क्या आपको ये सारी चीजें अब कहीं ना कहीं कनेक्ट होती जा रही हैं? कहीं ना कहीं तो देखा होगा एटलास में।
और इन्हीं विंड को हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स, इन्हीं विंड को हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। अच्छा सर, ये ट्रेड नाम क्यों पड़ा, ये ट्रेड नाम क्यों पड़ा? देखिए अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है, मैं बहुत, ठीक है, नाम ये क्यों पड़ा इस पर मैं बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं देना चाहूँगा क्योंकि एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लोग कहते हैं कि पहले ट्रेड नहीं, ये थ्रेड था, क्योंकि ये ऐसे थ्रेड टाइप की ऐसी सीधे आ रही हैं, तो थ्रेड करते करते थ्रेड हो गया, मज़ा नहीं आया। नहीं, कई लोग बोलते हैं ट्रेड होता होगा, शिप्स जो हैं अगर यहाँ पर कोई यहाँ से यहाँ पर कोई कॉन्टिनेंट जाता होगा तो शिप्स छोड़ दिए जाते होंगे और हवा इनको बहा के इधर ले जाया होता था, तो उसके चलते ट्रेड्स होते होंगे, तो इस कारण से ट्रेड विंड्स का नाम पड़ा होगा। मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दोनों में से कोई भी मान सकते हो। मैंने बोला ठीक है। काम की बात क्या है मेरे भाई? काम की बात ये कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एक जगह जाकर मिल रही, यानी कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस हो रहा है। बोल मेरे भाई, हाँ या ना, सही है या नहीं? कहीं ना कहीं इन दोनों को जाकर कन्वर्ज कर रही हैं, सही बात है। इसी का नाम जो है वो बोलते हैं हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, ये इक्वेटर की तरफ आके कन्वर्ज करती है। लेकिन मेरे भाई आप खुद समझो कि मेरे भाई मान लो ये इक्वेटर है 0 डिग्री और आप उधर की तरफ देख रहे हो, ये कहाँ देख रहा है भाई? ये तो गलत दिख रहा है। हाँ, ये यानी सर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख रहे हो, इक्वेटर पे बैठे हुए, आपको दिख रहा है कि हवा जो है वो ऐसे आ रही है। मैंने बोला सही बात है। मैंने कहा रुक जाओ, निगाहें ज़रा नीचे करो ना। आप पता चले कि नीचे देख रहे हो, तो आपको दिख रहा है कि हवाएं कुछ ऐसे आ रही हैं। मेरे भाई हवा जहाँ से आती है उसका वहाँ से नाम लेते हैं। जैसे ये हवा इस डायरेक्शन में आ रही है और इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। हवा इधर से आ रही है तो इसको हम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। बात वो नहीं है, बात है कि हवा को आना चाहिए यहाँ पर, यानी यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है सारी लाइट रेज। लेकिन क्या मैंने आपको बताया है कि इक्वेटर पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम में टेम्परेचर चलते हैं? मैंने बोला हाँ सर। अब मेरे भाई अगर इक्वेटर पर एक्सट्रीम में टेम्परेचर चल रहा होता है तो यहाँ पर हवा जो है वो ऊपर उठेगा, हाँ या ना? यहाँ पर जो हवा है वो एक्चुअली में ऊपर उठेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हवा यहाँ से आई, आपको ऐसा लगेगा हाँ हवा यहाँ से आई, लेकिन इवेंचुअली हवा ऊपर उठ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब ऐसा कुछ कन्वर्जेंस टाइप का, ऐसा टकरा कर कोई फ्रंटल नहीं बन रहा, कोई बारिश नहीं होगी। फ्रंटल कब बनते? फ्रंटल रेनफॉल अगर आपने पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो वो तब बनता है जब एयर डेंसिटी की जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होती है, तब जाकर फ्रंटल बनते हैं, फ्रंटल रेनफॉल होता है, फ्रंट्स बनते हैं। बट वो चीज़ यहाँ पर मेरे भाई नहीं हो रही होती, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही होती, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ट्रेड विंड्स हमें क्लियर हो रहा है सर। अच्छा, इसको क्या मैं मिटा दूँ? इसको रहने देते हैं, बार बार बड़ा कष्ट होगा, इसको हटाते, इसको भी हटाते। मेरे भाई जो अगला हमारा जो प्लानिटरी विंड आता है वो होता है वेस्टर्लीज, ठीक है? इसके बाद ईस्टर्लीज भी आ जाएगा, वो भी लिखी दो। क्या है ये समझाने से पहले मुझे एक और चीज़ अभी ध्यान में आई जो मैं आपको वहाँ पर मैं बताना भूल गया, मैं एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। वो है हमारा कोरियोलिस फोर्स। सर ये तो बताया आपने, इसके अंदर बताता हूँ, एक चीज़ बताने भूल गए मेरे भाई। कोरियोलिस फोर्स जो है वो इक्वेटर पर 0 और पोल्स पे मैक्सिमम होती है। मतलब इक्वेटर पर जो हवा रहेगी वो उतनी ज़्यादा बेंड नहीं करेगी, और अगर मैं इक्वेटर पर ही बात करूं तो वो बेंड ही नहीं करेगी। जैसे क्यों सर? मान लो ये इक्वेटर की मैं बात करता हूं, यानी 2 डिग्री नॉर्थ और 2 डिग्री साउथ, कुछ इस प्रकार से इक्वेटर पर ही कहीं ना कहीं। तो मेरे भाई क्या आप मानते हो कि इक्वेटर पर अगर कोई भी चीज़ है तो उसी स्पीड पे चल रही है, इन दोनों का स्पीड सेम होगा? और आपने कई बार देखा होगा कि 2 ट्रेनें जब एक ही रफ्तार से चल रही होती है,
अगर आप मान लो ये दो ट्रेनें हैं एक ही रफ्तार से चल रही हैं, यानी इक्वेटर यानी एक ही स्पीड पे चल रहा है, आप अगर यहाँ पर एक गेट है, पता चले कि भाई साहब यहाँ पर आग लगा है, ज़ोंबीज आ गए, कुछ भी हो चुका है, अगर आप यहाँ से यहाँ कूदना चाहते हो तो आप एक्चुअली बिना बेंड हुए, अगर स्पीड सेम है तो आप कूद सकते हो और उसके अंदर पहुंच सकते हो। सर ये पता कैसे चलेगा कि इन दोनों का स्पीड सेम है? मेरे भाई अगर आपको चीज़ें लगेंगी कि रुकी हुई हैं, अगर आपको लगेगा कि चीज़ें रुकी हुई हैं, यानी अगर मैं इस खिड़की से इस खिड़की को देखूं और ये दोनों एक ही साथ चल रही हैं, तो बाहर का आदमी तो बोलेगा मूव कर रहा है, लेकिन मैं अगर इसके अंदर बैठ के इसके अंदर देखूं तो मैं देखूंगा कि भाई ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो मेरे सामने ही कब से है। तो उस केस में हम मान सकते हैं कि हाँ सर ये मूव कर रहा है एक ही स्पीड से, और जब वो एक ही स्पीड से मूव करता है तो आप यहाँ से यहाँ कूदोगे तो कोई डेविएशन नहीं होगी, यानी इक्वेटर पर कोई भी विंड जा रही है तो वो डेविएट नहीं करेगी। और कोरियोलिस फोर्स उसीलिए इक्वेटर पर 0 होता है और पोल्स में मैक्सिमम होता है। मतलब सर पोल्स पे मैक्सिमम होता है, मतलब सर आप समझाना क्या चाहते थे? मेरे भाई मैं ये समझाना चाहता था, मेरे भाई क्लियर हो गया, 2:30 बजे मैच है, ठीक है 2:30 बजे मैच है, मैच शुरू नहीं हुआ, इंडिया का जीतने का चांस 91%। वाह क्या बात है, चलो ठीक है ये क्लियर है सर। मैं आपको ये बताना चाहता था कि क्या यहाँ पर एक 60 डिग्री का भी एक बेल्ट होता है, प्रेशर बेल्ट, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, और इसको हम बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये सर ये क्यों होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो पिछले लेक्चर में देखी थी भाई मैंने। और यहां पर भी होता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है इसी के ऊपर लिख दिया, गलती है लेकिन ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री में, बस मैं लिख देता हूं साउथ, ठीक है यहां पर लिखने से काम है ना। मैंने बोला हाँ सर, यानी सर क्या ये हाई प्रेशर है और क्या ये लो प्रेशर है? तो हाई से चीज़ें लो में बहना चाहिए, चीज़ें जाना चाहिए थी सीधे, हवा को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या ये साउथ है? मैंने बोला हाँ। साउदर्न हेमिस्फेयर? मैंने बोला हाँ। साउदर्न हेमिस्फेयर है तो क्या समझाना चाहते हो अब? तो चीज़ें जो हैं आप याद करो लेफ्ट में मुड़ती हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर में चीज़ें जो हैं वो अपने लेफ्ट में मुड़ती हैं, यानी इसका लेफ्ट क्या होगा? क्या यहीं पे होगा, क्या यहां पर होगा इसका लेफ्ट? हाँ या ना? इसका लेफ्ट कहीं से कहीं ना कहीं ऐसे होगा। सर ये इतना इधर से क्यों बना रहे हो, बदमाश हो क्या? नहीं मतलब लंठाई कर रहे हो क्या, इतना टेढ़ा क्यों बना दिया? उसीलिए तो मैंने भाई अभी आपको कोरियोलिस फोर्स पढ़ाया था। क्या मतलब मेरे भाई, क्या ये पोल्स के पास जा रहे हो? मैंने बोला हाँ। तो पोल्स के पास जाओगे तो कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा ना, यही तो बताया था। पोल्स के पास कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा होता है, और कोरियोलिस फोर्स पोल्स के पास ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें ज़्यादा बेंड करेंगी, और बेंड करेंगी तो क्या ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सर ये, आप तो कहोगे कि हाँ सर ये डायरेक्शन जो है ये तो नॉर्थ वेस्ट है, लेकिन नहीं भाई, कहीं ना कहीं इतना बेंड हो जाता है कि लगता है कि ये वेस्ट से ही आ रहा है, दैट्स वाई दे आर नोन एज वेस्टर्लीज। अरे बोलो हाँ या ना, दैट्स वाई दे आर नोन एज वेस्टर्लीज। और वहीं मैं इसकी बात करूं तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना चाहिए था, जाना तो सीधा चाहिए था, मैंने बोला हाँ, लेकिन नॉर्थ में हरदम चीजें जो हैं वो राइट में मुड़ती हैं, राइट में मुड़ती हैं, तो ज्यादा बेंड कर जाएंगी और लगेगा कि सर वेस्ट ही से आ रहा है, उसीलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, वेस्टर्लीज। अरे हाँ या ना? अब इसी भीड़ में ईस्टर्लीज को भी क्लियर कर लेते हैं। मैंने बोला कि सर मान लो ये पोल है 90 डिग्री और पोल जो है वो हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे विंड बहना चाहिए, लेकिन क्या ये नॉर्थ है? तो नॉर्थ में चीज़ें अपने राइट में बेंड करती हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से बेंड करेंगी और बहुत ज़्यादा बेंड करती हैं, ये कुछ ऐसे, और कुछ ऐसा लगेगा कि ईस्ट ही से आ रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ईस्टर्लीज। हाँ या ना? अरे बोल दो यार। और सेम उसी प्रकार से ये पोल है मेरा और 90 डिग्री पोल से, यानी ये हाई प्रेशर है, साउथ की बात करता हूं तो हाई से लो सीधा फ्लो करना चाहिए था विंड को, लेकिन साउथ में चीज़ें जो हैं वो अपने लेफ्ट में मुड़ती हैं, यानी चीज़ें लेफ्ट में मुड़ जाएंगी। हाँ या ना? और कुछ ऐसा लगेगा कि ईस्ट से ही आ रहा है, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया ईस्टर्लीज। और यहां पर हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। कल थोड़ा सा ट्रेड विंड्स के बारे में, इसकी वेजिटेशन की बात करेंगे। क्यों सर? वैसे यहीं पे क्लियर कर लेते हैं यार, खत्म करो।
जैसे मैं बात करूं कि सर ये कोई मेरा कॉन्टिनेंट है और विंड इधर से बह रहा है, ठीक है, विंड इधर से बह रहा है इसके ऊपर। मैंने बोला ठीक है, समझाओ आप क्या समझाना चाहते हो। और मेरे भाई मान लेते हैं यहाँ पर ओशियन है, तो क्या आप समझ रहे हो कि बारिश यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी? अगर ओशियन यहाँ पर है मेरे भाई, ऑब्वियस ही बात है बारिश यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो इसको हम बोलते हैं ऑन शोर और इसको हम बोलते हैं ऑफ शोर, और यहाँ पर सूखा होता है। तो मेरे भाई अगर मैं ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, आज बस हिंट दे रहा हूँ, अगले लेक्चर में इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि सर डेजर्ट्स, अगर एक रीज़न आप, एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि सर डेजर्ट वेस्ट में सबसे ज़्यादा क्यों है, ईस्ट में डेजर्ट्स क्यों नहीं दिखते हमें, ठीक है। अगर मैं 30 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर की बात करूँ तो उसका कारण ही ऑनशोर और ऑफशोर होता है। क्योंकि ऑफशोर कहीं ना कहीं वेस्ट में पड़ रहा है, ऑफशोर कहीं ना कहीं वेस्ट में पड़ रहा है, तो यहाँ पर डेजर्ट्स होंगे और यहाँ पर बारिश होगी, क्योंकि ये ऑनशोर में पड़ रहा है, क्योंकि ये ओशन के पास है, मॉइस्चर इसके पास। लेकिन ये अगले लेक्चर में, क्या आपको ये सारे नाम क्लियर हो गए कि वेस्टर्ली ईस्टर्ली ट्रेड विंड क्यों कहा, परमानेंट और प्लानिटरी विंड क्या होता है? अगले लेक्चर से नई शुरुआत होगी। और मेरे भाई जल्दी से मुझे मैच देखने दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।